इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कहा है हमें, देखो, a long solenoid connected to a 12-volt DC source passes a steady current of 2 ampere. ये सोलेनॉइड है, इसे जब डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट पास होता है 2 एम्पियर का। ठीक है। When solenoid is connected to AC supply, जब इसे एसी सप्लाई दे देंगे, कैसा है ये, दिस इज 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो जो करंट पास हो रहा है वो करंट है 1 एम्पियर। तो इसका इंडक्टेंस निकाल लो। चलो, बता सकते हो क्या? कैसा करेंगे, बता सकते हो क्या? देखो, इंडक्टेंस का कॉइल रहेगा, वायर है, क्या इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा? हाँ सर, डेफिनेटली। एंड सही है क्या? After current is established, there will be resistance only and inductive reactance will be absent. So, ये जो 2 एम्पियर करंट है across 12 volt supply, it will be because of resistance of coil या resistance of solenoid। और यहाँ पर आप लिख सकते हो I equal to V by R, therefore R equal to V by I, that is 12 by 2, that is 6 ohm। ठीक है। सो एक्चुअली ये जो कॉइल इंडक्टर का कॉइल है, इसे आपने इस प्रकार से लिखना चाहिए। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा XL और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। जब इसके अक्रॉस डीसी कनेक्ट किया तो करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो कुछ भी इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं रहेगा। जैसे ही इसके अक्रॉस एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया, करंट कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला है। करंट कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल चेंज होगा एंड हेंस देयर विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है? और अगर ऐसा है तो अब आप कहोगे दिस I इक्वल टू V बाय Z। दिस इंप्लाइज करंट है 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और Z रहेगा R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर। फिर आप कहोगे अगर ऐसा है तो अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL का स्क्वेयर इक्वल टू 12, दैट इज
आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, दैट इज 144 माइनस 60 36, ये आ जाएगा 108। देयरफॉर एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू 108, और फिर एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी, और एक्सएल की वैल्यू आ गई तो फिर ओमेगा की वैल्यू आएगी। सही है क्या? फिर हम लिख सकते हैं, लगे तो मैं इसे यहाँ पर ही लिखता हूँ। Therefore, XL square, that is omega square L square equal to 108. Therefore, L square equal to 108 upon 2 pi. Omega square is actually 4 pi square, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, सो 50 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये L की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली L इक्वल टू अंडर रूट 108, 108 12 9s are, that is 36 3s are, so 6 root 3 upon 2 pi into 50 ओमेगा की वैल्यू। और अगर ऐसा पुट करते हैं तो ये कुछ तो आता है 33 मिली हेनरी। आया क्या ध्यान में कैसे किया? इंडक्टेंस समझना चाहिए तो ये क्वेश्चन समझेगा। ठीक है, पहले कहा लॉन्ग सोलेनॉइड के अक्रॉस जब सिर्फ 12 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट करते हैं, a long solenoid is connected to a 12 volt DC source, डीसी सोर्स को कनेक्ट करता है तो स्टेडी करंट 2 एम्पियर रहता है। देखो जैसे ही स्विच ऑन किया करंट 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ेगा, दैट विल बी ट्रांजिएंट केस, जहां पर करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कुछ तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ का रहेगा। बट वंस द करंट इज एस्टेब्लिश, अब ये करंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। करंट चेंज नहीं होगा तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो इंडक्टेंस वाला इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने कहा आफ्टर करंट इज एस्टेब्लिश देयर विल बी रेजिस्टेंस ओनली एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी अपसेट। इंडक्टिव रिएक्टेंस इस मोमेंट पर नहीं रहने वाला है। आया क्या ध्यान में? इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं रहेगा। और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि इस केस में जो कुछ भी करंट के लिए अपोजिशन है, इट विल बी प्योरली बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, देखो इसलिए इन्होंने सोलेनॉइड वर्ड यूज किया है, इंडक्टर वर्ड यूज नहीं किया। सो आई इक्वल टू वी बाय आर, सो आर की वैल्यू आ गई 6 ओम। और जब हम इसे एसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो रहेगा, बट साथ ही साथ करंट चेंज होता है तो ये सोलेनॉइड विल हैव सम काइंड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ऐसे केस में करंट रहेगा आई इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे जाएंगे।
circuit containing capacitor and resistor is connected in series are present in series combination. If resistance equal to 110 ohm, supply voltage, peak voltage is 110 volt and peak current is 0.5, तो कहा है find phase angle. करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस निकाल लो. क्या क्या है? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. कितना है रेजिस्टेंस? 110. कैपेसिटेंस दिया है क्या? नहीं, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी है. और इसको कनेक्ट किया है अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज, जहां पर V नॉट दिया है 110 वोल्ट, I नॉट की वैल्यू है 0.5. तो देखो, पीक करंट रहता है पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 110 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. ठीक है, I नॉट की वैल्यू दी है 0.5, so this is 0.5 equal to 110 अपॉन 110 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. यह आ जाएगा 110 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर इक्वल टू 220. ठीक है, दैट इज इम्पीडेंस इक्वल टू 220. ठीक है, अब देखो, दिस इज XC. अब आपको पता है कि ये सीरीज में है, सो ये करंट अक्रॉस रेजिस्टर रहेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर रहने वाला है, बिकॉज अक्रॉस रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. अब देखो, ये जो कैपेसिटर रहता है, यहाँ पर इंडक्टर में करंट लीड करता है, तो कैपेसिटर में करंट क्या करेगा? लैग करेगा, तो VC जो है ये आगे रहेगा. सर कैपेसिटर में करंट लीड कर. गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक सेकेंड. इंडक्टर करंट लैग्स, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, ये VC पीछे रहेगा. देख लो एक बार. देख लो जल्दी. इंडक्टर में करंट लैग करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, तो ये वोल्टेज जो हम दिखा रहे हैं ये पीछे रहेगा. ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज रहेगा. अब आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सबके अक्रॉस का करंट सेम रहेगा. तो सबको अगर हम I से डिवाइड करते हैं, तो ये एक्चुअली हमारा ट्रायंगल आ जाएगा. दिस इज करंट से डिवाइड करते हैं, तो VR अपॉन I क्या आने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय करंट, V by I क्या आएगा?
रेजिस्टेंस, ये क्या आएगा, टोटल ओवरऑल वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इम्पीडेंस Z, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय करंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, आपको करंट एंड वोल्टेज के बीच का एंगल फाई निकालना है। यहां से आप आराम से लिख सकते हो, सर tan phi इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan phi इक्वल टू या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट XC बाय R, या आप आराम से बता सकते हो cos phi इक्वल टू R बाय Z। ठीक है, अल्टीमेटली आपको पूछा क्या है, फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ R की वैल्यू 110, Z की वैल्यू, ये यहाँ पर Z की वैल्यू आ रही है, दिस इज वैल्यू ऑफ Z 220। सो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसका कॉस 1/2 होता है, 60, दैट इज पाई बाय 3। ठीक है, tan से लिखा तो सिर्फ XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू भी निकाल कर आप पुट करते हो तो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, करके देखो, नहीं तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, 110 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर प्लस दिस इज 2 इंटू 110 लिख सकता हूँ क्या मैं 220 को, तो इनका स्क्वायर, सो XC स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 110 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, सो 4 टाइम्स 110 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, 3 टाइम्स 110 का स्क्वायर, सो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, XC इक्वल टू √3 टाइम्स 110। अब देखो XC 110 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 110, सो tan phi इक्वल टू √3, किसका tan √3 होता है, 60 का, वही आंसर आने वाला। आपको फाई पूछा है, आपने फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज निकाल लिया। ठीक है, आप कह सकते हो करंट विल लीड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 3। सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर ध्यान में आ गया ना, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल या ये वोल्टेज का ट्रायंगल, तो आराम से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। सिर्फ इसके लिए ये पक्का ध्यान में रहना चाहिए कि किसके अंदर क्या होता है, और सीरीज सर्किट है, सीरीज है, तो डेफिनेटली सभी के अक्रॉस का करंट सेम रहेगा। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर ऑलवेज इन फेज, सो VR आपको मिल जाएगा। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, यही इंडक्टर रहता तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता, करंट लैग करता। ठीक है, इतनी वैल्यूज अगर ध्यान में है तो आप आराम से सभी चीजें निकाल सकते हैं। चलो, हाँ ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हाँ कि कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। ठीक है, इंडक्टर में करंट लैग करेगा। दोनों में से एक ध्यान में रखो, बाकी की चीजें अपने आप हो जाएगी। चलो देखो, और एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है, if series LCR circuit is connected across source of
E equal to 20 sin 100 pi t minus pi by 6 and current through circuit is I equal to 4 sin 100 pi t plus pi by 12. Draw impedance triangle. पहले तो ये बता दो यहाँ पर कौन लीड कर रहा है। कौन आगे है यहाँ पर? दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 12। करंट लीड्स वोल्टेज, मतलब यहाँ पर कौन डोमिनेंट रहेगा? करंट अगर वोल्टेज को लीड कर रहा है तो यहाँ पर कौन डोमिनेंट रहेगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डोमिनेंट, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर में करंट, कैपेसिटर में ये देखो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, ये उसके अक्रॉस का करंट है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अब यहाँ पर ओवरऑल वोल्टेज के कंपैरेटिवली करंट लीड कर रहा है। इसका मतलब जैसे इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेंट था, वैसे ही यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डोमिनेंट रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पीक वोल्टेज कितना है यहाँ पर, ई नॉट 20, आई नॉट कितना है पीक करंट 4, तो क्या इंपीडेंस आ जाएगा V by I, दैट इज 5 ओम। ठीक है, अब देखो फेज एंगल कितना रहेगा इनके बीच का? फेज एंगल रहने वाला है पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 6, यह आ जाएगा 3 पाई बाय 12, दैट इज पाई बाय 4। देखो ओमेगा की जगह 100 पाई है, तो ओमेगा की जगह वैल्यू है 100 पाई, दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 पाई, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो इंपीडेंस ट्रायंगल अगर निकालना है तो अपना काम आसान हो गया। कैसे से? कौन लीड करने वाला है? करंट लीड करेगा। ये अगर मेरा करंट है और ये वोल्टेज रहेगा जो लैग करने वाला है। कितना एंगल रहेगा इनके बीच में? पाई बाय 4। ठीक है, क्या इनके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या अपन? इंपीडेंस ट्रायंगल निकालना है तो ये V की वैल्यू रहने वाली है 20, सही है। और ये एंगल पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 मतलब कितने डिग्री?
45। 45। ठीक है, 5/4 मतलब 45। अब हमारे पास ये रिलेशन है tan phi एंड cos phi। tan phi क्या होता है, देखो tan phi क्या रहेगा, xc माइनस आर। यहाँ पर xc क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटेंस प्रेजेंट था। यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है, कैपेसिटेंस एज वेल एज इंडक्टर। तो दिस इज xc माइनस xl अपॉन आर, और cos phi हो जाएगा xc माइनस xl अपॉन v। सही है क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, cos phi की वैल्यू क्या होने वाली है, r/z होनी चाहिए। क्या tan phi की वैल्यू मिल जाएगी, phi पता है तो, z हमारे पास है तो r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, tan phi पता चल गया, r पता चल गया, तो xc माइनस xl की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। एटलीस्ट आप इतना भी कह सकते हो, ट्रायंगल ही निकालना है तो tan phi that is tan pi/4 equal to 1, so that is r equal to xc minus xl। r की वैल्यू आ गई तो xc माइनस xl की वैल्यू आ जाएगी, और आपको ध्यान में आ जाएगा सर ये 45 का है तो ये भी 45 का रहेगा। ये हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल पूरा हो गया। निकाल पाएंगे क्या इस प्रकार से, देखो कहाँ से शुरुआत की, हमें कहा था कि ये कोई तो एलसीआर सर्किट है, ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 sin 100 पाई टी माइनस π/6। ठीक है, एंड आई ये करंट दिया है 4 sin 100 पाई टी माइनस π/2। आपको कहा है इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल लो। तो हमने कहा, एक तो देखो यहाँ से हमें ध्यान में आ रहा है करंट का एंगल ये बड़ा है और वोल्टेज का एंगल कम है। तो करंट लीड कर रहा है इस सर्किट में, करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डोमिनेंट। ठीक है, करंट लीड कर रहा है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डोमिनेंट। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट पता है, जेड आ गया। ठीक है, इनको देखकर हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, वो π/4 आ गया। ठीक है, इफ दैट इज द केस तो tan phi रहता है xc माइनस xl अपॉन r एंड cos phi रहता है r/z। z की वैल्यू पता है, phi पता है, तो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई तो xc माइनस xl की वैल्यू आ गई। हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल कंप्लीट, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। चलो देखो अब और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया है दिस इज V2, दिस इज V1, और कहा है if
V1 equal to 30 volt, find V2 given supply voltage है 40 root 2 sin of omega t। ठीक है, सो देखो you can easily write क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? वी आरएमएस आ गया 40 वोल्ट। जैसे ही वी आरएमएस पता चल गया, अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 30 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 30 वोल्ट। अब आप कहोगे सर देखो हमें एक चीज पता है, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर। अगर दोनों साइड को मैं i से मल्टीप्लाई करता हूं, इसके अंदर जाएगा तो दिस इज आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर इंटू एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर। ठीक है, ये आई अंदर जा सकता है। आई इंटू आर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल। I into Z is V, VRMS. If that is the square, that is the case, so हम कहेंगे 40 equal to potential difference across R, that is V2 plus इसके अक्रॉस का है 30 वोल्ट। पुट कर दो वैल्यू। स्क्वायर कर दिया, V2 का स्क्वायर इक्वल टू 700, V2 इक्वल टू 10 रूट 7। ठीक है, अब रूट 7 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, 2.5 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। सो V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, V2 की वैल्यू। ठीक है, सर वहाँ पे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया क्या? यहाँ पर क्या? हाँ सर, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। सो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और हाँ इसका सर, स्क्वायर आ जाएगा V2 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900। हाँ सर। चलो और एक अच्छा सवाल है। इन सीरीज LCR सर्किट supply voltage is given by minus pi by 6 और I equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 12. Find average power dissipation. ठीक है, तो देखो LCR में एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है? V इंटू आई इंटू कॉस पाई।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर v की वैल्यू 10, दैट इज v नॉट की वैल्यू 10, सो ये हो जाएगा 10/√2 वी आर एम एस। i की वैल्यू 2, i नॉट की वैल्यू 2, तो 2/√2 इज आई आर एम एस कॉस पाई। पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई/12 प्लस पाई/6, 3π/12 that is π/4। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या है ये जो दिया है इसका मतलब ऐसा है, अगर इस प्रकार से हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगी ना, तो ये जो पोटेंशियल है ये पाई/6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री से पीछे है, 0 से 30 डिग्री पीछे है, t = 0 पर, और पाई/12 मतलब 15, सो ये 15 डिग्री से आगे है। कौन, this current is leading pi/12, this is voltage which is lagging by pi/6। ठीक है, इसलिए हम फेज एंगल निकालते वक्त pi/12 प्लस pi/6 कर रहे हैं। ठीक है, या pi/12 माइनस ऑफ माइनस pi/6, दिस इज √2 into √2 is 2, इस 2 को खा दिए, cos pi/4, cos 4t5 is √2, so this is 10/√2, that is 5√2 watt, ऑलमोस्ट 7 वैट इतना पावर कंजम्पशन रहेगा। कर पाओगे इतना कैलकुलेशन, बस वैल्यू पुट करनी है। हाँ? मैं ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, C1 C2 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ये रेंज रहेगी जिसके ऊपर हमारा कैपेसिटेंस वेरी होगा। तो बेसिकली जब आप रेडियो को ट्यून करते हो तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस वेरी करते हो। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चंस बाकी है क्वालिटी फैक्टर एंड देन ट्रांसफार्मर के, तो वो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।